नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून पर दूर किया किसानों का भ्रम। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद में कहा, न बंद होगी न खत्म होगी, जारी रहेगी एमएसपी। अगले 10 साल में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे होंगे ट्रांसफर। कृषि कानून की आड़ में राजनीति करने को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरा। कहा, किसानों के नाम पर पिछली सरकारों ने की सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश। नए कानून आने के बाद कोई मंडी नहीं हुई बंद। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर भी फैलाया जा रहा है झूठ। खबरों की विश्वसनीयता घटने और फेक न्यूज की संख्या बढ़ने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जताई चिंता। मीडिया से विकास और सकारात्मक परिवर्तन की खबरों पर जोर देने का आग्रह। सोशल मीडिया के उपयोग में समझदारी बरतने का किया आह्वान। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने और टकराव की स्थिति रोकने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर जारी रहेगी वार्ता। दोनों देशों के बीच WMCC की 20वीं बैठक में सहमति। कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक का जल्द होगा आयोजन। और कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। देश में सक्रिय मामले घटकर हुए 3,14,000 से कम। रिकवरी दर बढ़कर 95.4%। पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न खत्म होगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, आज वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। रायसेन में मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों के लाभ बताए। साथ ही उन्होंने किसानों के भ्रम दूर करने की भी कोशिश की। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही भविष्य में भी दी जाती रहेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून में ये प्रावधान किया गया है कि किसान चाहे मंडी में अपनी फसल बेचे या फिर मंडी के बाहर, ये उसकी अपनी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेच सकेगा। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को
लाभ मिलेगा, वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इन कृषि कानूनों को मंजूरी दी है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निकल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ हम नए रास्तों पर चलेंगे। देश सफल होगा और देश का किसान भी सफल होगा। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अब भी किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 25 दिसंबर को देश के किसानों से संवाद करने की बात कही। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं किसान महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई अहम बातों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, प्रोग्रेसिव किसान लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में आसानी आए, समृद्धि आए, खेती में आधुनिकता आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की हैं, किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री कहा कि सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है। सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी ना बंद होगी ना समाप्त होगी। 2014 में सरकार आई तो नीति बदली और बड़े निर्णय लिए गए। सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मीट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून में सिर्फ इतना कहा गया है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है और भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है।
खरीफ मौसम में धान की बुआई करने वाले 45,92,000 किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ पहुंचा है और इसके लिए 75,263 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 398 लाख टन धान की खरीद की गई। केवल पंजाब में 202 लाख टन से अधिक धान का योगदान किया है, जो कि धान की पूरी खरीद का 50.86% है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि मूल्य समर्थित योजना के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ 2020 के तहत 48 लाख टन से अधिक दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की आज एक अहम बैठक हुई है। समिति को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने देश की सॉफ्ट और सांस्कृतिक कूटनीति की जानकारी दी। साथ ही समिति को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य भी दिए। वहीं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की भी आज अहम बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष बीजेपी के लोकसभा सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी हैं। बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों के अध्ययन पर की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में तमिलनाडु में केंद्र सरकार के विभागों, भारत सरकार के उपक्रमों और बैंकों के सेवानिवृत्त अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन को रोकने के और कथित रूप से जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को मुख्य तौर पर लिया गया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जाने माने वैज्ञानिकों को राष्ट्र के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान और सेवाओं के लिए DRDO पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को DRDO निर्मित भारतीय समुद्री स्थिति जागरूकता प्रणाली का मॉडल प्रदान किया। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-1 BVR का मॉडल और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सीमा निगरानी प्रणाली BOSS का मॉडल प्रदान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर में वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ रक्षा के समीकरण बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि DRDO ने कई प्रकार की रक्षा प्रौद्योगिकी का अपने बलबूते विकास और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया है। हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का हो सकता है और है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह उत्सव धीरे धीरे सैन्य जीवन और आम जनता को जोड़ने वाले सेतु के रूप में विकसित हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना से लिटरेचर लिखे जाने की पुरानी परंपरा रही है।
उन्होंने कहा कि देश में लगभग सभी भाषाओं में ऐसे लेखन हुए हैं जिन्होंने अपने समय में लोगों के अंदर स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत और विकसित किया है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के इतिहास, खासकर सीमाई इतिहास को जानें और समझें। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक, मिलिट्री स्ट्रेटेजी से जुड़ी रिसर्चेस, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स का ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रकाशन करते हैं ताकि इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों तक ऐसी सामग्री जो है वो पहुंच सके। उन्होंने कहा कि डिफेंस और स्ट्रैटेजी से जुड़े विषयों के साथ साथ देश की संस्कृति, जय जवान जय किसान, आत्मनिर्भरता और बॉलीवुड जैसे विषयों पर संवाद इस आयोजन को बहुत ज्यादा व्यापक बनाते हैं। एक और दृष्टिकोण से यह आयोजन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, खतरों और युद्धों के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। भविष्य में और भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे संघर्ष इतना व्यापक होता जा रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। हमारे यहाँ लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल्स का ट्रेंड तो रहा है, पर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल अपने आप में बिल्कुल एक नई शुरुआत है। मीडिया को विघटनकारी चुनौतियों और अनिश्चित भविष्य से निपटने के लिए स्वयं सुधार की जरूरत है। एमवी कामत मेमोरियल एंडोमेंट लेक्चर को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उन्होंने मीडिया से जुड़े लोगों से आग्रह किया कि वे पत्रकारिता की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें, क्योंकि मीडिया लोगों के सशक्तिकरण का एक प्रभावी उपकरण है। उपराष्ट्रपति ने खबरों और सोशल मीडिया की विश्वसनीयता बनाने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को हैदराबाद में वर्चुअल तरीके से एमवी कामत मेमोरियल एंडोमेंट लेक्चर को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारिता, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर विस्तार से बात की। उपराष्ट्रपति ने मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता के मूल्यों और नैतिकता में गिरावट और पेड न्यूज पर भी अपनी चिंताएं जाहिर की। Yellow journalism, sensationalization for profit reporting, opinionated reporting, disinformation in the form of paid and fake news, journalism of false crusades, disruption caused by the internet and the future of media. These are some of the important issues that are agitating the minds of the people. उपराष्ट्रपति ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार के चलते फर्जी खबरों के प्रसार और पत्रकारिता के मानदंड में गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने पारंपरिक मीडिया की चुनौतियों के समाधान की जरूरत भी बताई। The information reports generated by the print media at substantial cost is being hijacked by the social media giants. This is unfair. Some countries are taking measures to ensure revenue sharing by the social media giants with the print media. We also need to take a serious look at this problem and come out with effective guidelines or laws by evolving a consensus to enable print media get their share from the huge revenues of the technology giants. Appropriate revenue sharing models need to be evolved for the survival of traditional media. उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया के विस्तार से ज्यादा लोगों तक जानकारी और तेजी से विचार मुहैया होने का स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न तरह की खबरों की भरमार के बीच जरूरी और काम की खबर तक पहुंचने की चुनौती पर भी चिंता जताई। Media is facing a crisis situation by various reasons, including the technological disruption. The latest agenda journalism with its pitfalls is not in the interest of media and the society. The major challenge is to handle the information explosion and the attendant challenges to journalism in an effective and organized manner. उपराष्ट्रपति ने मीडिया के लोगों से आग्रह किया कि वे समाचारों और विचारों को अलग अलग रखें। उन्होंने कोविड-19 महामारी संकट को लेकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में मीडिया संगठनों की सराहना की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्वोत्तर राज्यों की अपार पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करने पर जोर दिया है और इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई है। उपराष्ट्रपति ने ये बात मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की किताब ओह मिजोरम का
वर्चुअली विमोचन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटन की संभावनाओं का पूरी तरह से लाभ उठाया गया तो इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन पूर्वोत्तर में विकास का मुख्य आधार बन सकता है। उपराष्ट्रपति ने मिजोरम के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मिजोरम के त्योहार, लोक संगीत और नृत्य मिजो समाज को वास्तविक और अद्वितीय बनाते हैं। State blessed with pristine natural beauty, but its colorful festivals, folk music, and energetic dance like one make Mizo society truly unique, often called as songbird of the East. The Mizos are blessed with a natural talent for music. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया है कि वे कोविड अस्पतालों में आग से सुरक्षा इंतजामों की जांच करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कोर्ट ने सभी राज्यों को 4 हफ्ते का समय दिया है। इस अवधि में कोरोना समर्पित सभी अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जरूरी ऑडिट कराना होगा। साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी ताकि समय समय पर मानकों का पालन सुनिश्चित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर अस्पताल प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार जल्द ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 6 टीके का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं एक वैक्सीन ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही है। इसके अलावा जाइड्स कैडिला द्वारा विकसित वैक्सीन और जोनोवाग वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है। वहीं छठा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित वैक्सीन का ट्रायल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर नया दावा किया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसकी वैक्सीन के 1 डोज की बजाय 2 डोज ज्यादा प्रभावी हैं। 2 डोज दिए जाने के बाद बेहतर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। एस्ट्राजेनेका द्वारा लाइसेंस के लिए पंजीकृत कार्रवाई की गई। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर यूनिवर्सिटी ने अंतरिम लेट स्टेज ट्रायल के नतीजों को प्रकाशित किया। इसमें यह बताया गया है कि वैक्सीन मरीजों पर अधिक प्रभावकारी होती है जब इसकी 2 पूर्ण खुराक दी जाती है। वहीं रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण भारत में करने का ऐलान किया है। रूस ने कहा कि 2021 से भारत में हर साल करीब 30 करोड़ वैक्सीन की डोज का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए रूस ने भारत की 4 प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बातचीत भी कर ली है। और भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की संख्या 95 लाख से पार हो गई है। देश में रिकवरी दर विश्व में सबसे अधिक है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के आसपास बनी हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट भी जारी है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। वहीं रिकवरी दर विश्व में सबसे अधिक है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 95.40% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 3.14% हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,087 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक नए मामलों की संख्या 22,889 रही है। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में 30 गुना से अधिक है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,13,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 95,20,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के कारण रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 13 दिनों में इस बीमारी के कारण 500 से कम दैनिक मौत हुई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई। पिछले 24 घंटों में देश भर में 338 लोग महामारी का शिकार हुए।
इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में मंगलवार को 11,13,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या कम करने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कमांडरों की बैठक के 9वें दौर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। वर्चुअल मोड के जरिए आज दोनों देशों के बीच WMCC की बैठक में ये निर्णय लिया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने किया और चीनी पक्ष की अगुवाई चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया। WMCC की 20वीं बैठक में दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और 2 विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा मुद्दों पर 5 सूत्रीय सहमति को ईमानदारी से लागू करने पर सहमति जताई। आज की बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने और सीमा पर टकराव की स्थिति को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर संपर्क जारी रखने की बात भी कही। Two sides continue to maintain communication through diplomatic and military channels. These discussions have helped both sides to enhance understanding of each other's positions. It is our expectation that further discussions will help both sides to achieve an agreement on mutually acceptable solution for ensuring complete disengagement in all friction areas along the LAC in the western sector and full restoration of peace and tranquility at the earliest. ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत के साथ समन्वय और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए व्यापक और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त कार्य समूह की वर्चुअल बैठक में इस पर सहमति जताई गई। दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वय और सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र, G20 और FATF और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों में भारत का साथ देने की बात कही। और दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन यानी कि 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे संबंधित प्रस्ताव एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया। यह सम्मेलन प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकार और सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। साल 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम मानव गतिशीलता को फिर से जोड़ना है। संयुक्त राष्ट्र हर साल सरकारों, संगठनों और इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को इस मौके पर आमंत्रित करता है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों से जुड़े आजादी के साथ साथ काम और मानवाधिकारों जैसे मुद्दे पर लोगों के विचार को साझा करना है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही आगे के लिए कार्य योजना को तैयार करना भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।